हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका टैक्स सर्च के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए फाइनेंस, एजुकेशन और टैक्सेशन रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूं। आज हमारे टॉपिक का नाम होगा ऑडिट एंड एश्योरेंस। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑडिट एंड एश्योरेंस के बारे में। बेसिकली ऑडिट एंड एश्योरेंस क्या होता है, हम इसे क्यों करवाते हैं, इसके हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं या किसी भी तरह से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या ये कराना हमारे लिए मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, और ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर बेसिकली किस किस टाइप के प्रोसीजर होते हैं, क्या एलिमेंट शामिल होंगे। आज हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इंट्रोडक्शन से। बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑडिट बेसिकली एक लैटिन टर्म थी जिसका नाम था ऑडायर। ऑडायर से एक वर्ड डेरिवेट हुआ जिसका नाम बनाया गया है ऑडिट। ऑडायर का यहाँ पे मतलब होता है किसी भी चीज़ को चेक करना, इंस्पेक्ट करना, उसको अच्छे से एग्जामिन करना, हम उसे ऑडायर कहते हैं। उससे डराया हुआ है हमारा वर्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारा डेटा होता है जिसके अंदर वो सेल, परचेस, इनकम, एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट्स और बहुत सारी अकाउंटिंग करता है, बहुत सारा उसके रिगार्डिंग डेटा मेंटेन करता है जिसके अंदर बहुत सारी उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। लेकिन वो सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कितनी सही हैं, कितनी गलत है, क्या वो प्रॉपर एज पर लॉ बनी है, क्या एज पर सारे रेगुलेशन उसमें कंप्लाई हुए हैं, क्या वो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव है, क्या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ओमिटेड तो नहीं थी, और भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो एक बुक्स के लिए बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। तो एक बुक्स एक्चुअल में एकदम सही बनी है या नहीं बनी है, इस बात की इंश्योरिटी देने का काम आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस करता है। फिर सेकंड नंबर पर बात करता हूँ इसके बेनिफिट्स की। अगर मैं अपने बिजनेस को ऑडिट करता हूँ तो इसके मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज मुझे मिलता है इसका कंप्लायंस। अगर मैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करवाता हूँ तो मुझे इस बात की एश्योरिटी मिलेगी कि जो मेरा बिजनेस है उसने जितने भी नेसेसरी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरी तरह से कंप्लाई कर दिए हैं। सेकंड बेनिफिट होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मेरा मतलब यहाँ पर है एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरी बुक्स अकाउंट्स एकदम एक्यूरेट बनी है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कैलकुलस या कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं आ रही है, उस चीज़ की इंश्योरिटी मुझे एक्यूरेसी से मिलती है। अगला बेनिफिट हो सकता है यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या फिर एक तरह का आर्बिट्रेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ और आपके बिजनेस के बीच में किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर डिस्प्यूट है, लेट्स से इनकम या और भी किसी चीज़ को लेकर के, और वहाँ अथॉरिटीज़ ये क्लेम करती है कि आपकी बुक्स अकाउंट सही नहीं है या इनएक्यूरेट है। तो इस सिचुएशन में अगर आप अपने बिजनेस का ऑडिट कराते हैं और ऑडिट उसको पूरी तरह सर्टिफाई करता है, यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल्स प्रॉपर बनी हुई है और उसको ऑडिटर ने सर्टिफाई कर रखा है कि ये बुक्स अकाउंट्स ट्रू एंड करेक्ट हैं, तो इस सिचुएशन में वो एक तरह का आर्बिट्रेशन वाला जो काम होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी पर्सन अब आपकी बुक्स को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अगला बेनिफिट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉन ओमिशन। अगर मैं अपने बिजनेस को ऑडिट करता हूँ तो मुझे इस चीज़ की एक तरह से इंश्योरिटी दे सकता है कि मेरी सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली एज वेल एज प्रॉपर रिकॉर्डेड है एज पर द रेलिवेंट एसए, एज पर रेलिवेंट एसएई या और अदर प्रोनाउंसमेंट जो भी ऑडिट के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं वो सब पूरी तरह से कंप्लाई हुए या नहीं हुए, इस चीज़ की एश्योरिटी मुझे मेरा ऑडिट दे देता है। अगला एडवांटेज होता है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप्स। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस एक पार्टनरशिप है और वहाँ पे कोई एक न्यू इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, तो वो आपके बिजनेस के अंदर आने से पहले आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी जानना चाहेगा, ये जानना चाहेगा कि आपका बिजनेस फाइनेंशियली कितना वाइबल है। उस फाइनेंशियल वाइबिलिटी को प्रूव करने का काम मेरा ऑडिट करता है। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपके पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर आपका पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उस केस में जब भी वो रिटायर होगा तो वो अपने प्रोपोर्शन का, अपने शेयर का गुडविल लेना चाहेगा। तो उसकी गुडविल की कैलकुलेशन, क्या उसे सही ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर किया जा रहा है नहीं जा रहा है, इन सब चीज़ की एश्योरिटी देने का काम भी आपका ऑडिट एंड एश्योरेंस करता है।
फिर इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक पर आता हूँ। अगला पार्ट यहाँ पर होता है टाइप्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऑडिट को दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी का नाम है वॉलंटरी ऑडिट, सेकंड कैटेगरी का नाम है मैंडेटरी ऑडिट। वॉलंटरी ऑडिट के अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर एक बिजनेस है, उसे लगता है कि सब कुछ इसके बिजनेस के अंदर ओके नहीं है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसे लगता है कि वॉलंटरी बेस पे कुछ चेक करवाने की जरूरत है, उसे लगता है कि मैं अपने बिजनेस को और स्मूथ, मेरा बिजनेस और स्मूथ चले, इसके अंदर सारी कंप्लाइंस सही रहें, या उसे लगता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ मिसमैच है, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का या उस पर्टिकुलर एरिया का अपनी मर्जी से ऑडिट करवा सकता है, जिसे हम वॉलंटरी ऑडिट कह सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है मैंडेटरी ऑडिट। मैंडेटरी इन द सेंस बहुत सारे बिजनेस के ऊपर बहुत सारे आज के टाइम पे कॉम्प्लाइंस है और बहुत सारे लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बिजनेस को ये कहते हैं कि आपको इन स्पेसिफिक मैटर्स के रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिक ऑडिट कराना पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूँ मैंडेटरी ऑडिट को, तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैंडेटरी ऑडिट के, जैसे कि सबसे पहला मेरे पास आता है स्टैट ऑडिट। कोई भी बिजनेस है जो बेसिकली लेट्स से कोई एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या कोई पब्लिक कंपनी है या कोई और कंपनी है, आज के टाइम पे सभी कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट करना मैंडेटरी माना जाता है। दूसरा इंटरनल ऑडिट। हो सकता है कि आपकी कंपनी सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर फॉल करती है, तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट कराना कंपलसरी हो सकता है। तीसरा मेरे पास एग्जाम्पल आता है सेक्शन 148 का, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 148 स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अगर आपका बिजनेस सेक्शन 148 के अंदर कवर होता है तो भी आपको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और मैंडेटरी ऑडिट की बात करना चाहूँ तो मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पर आता है जीएसटी ऑडिट का। जीएसटी ऑडिट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि अगर आपका एज पर द एक्ट में स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब लिमिट आपको प्रिस्क्राइब करेगी, जहाँ पर क्लियर कट कहा गया कि अगर आपका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में से एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करता है तो आपके ऊपर जीएसटी ऑडिट एप्लीकेबल होता है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे जीएसटी ऑडिट कराना पड़ जाए। उसके बाद अगला होता है पेरोल ऑडिट। बहुत सारे कंपनीज है जिनके पास आज के टाइम पे पेरोल का काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है उनको उस पेरोल का काम को ऑडिट कराना पड़े जो पेरोल ऑडिट के अंदर कवर हो सकता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस जो बड़े हो चुके हैं तो आमतौर पे बेसिकली टेक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनके पास बहुत सारे गैजेट्स और एप्लीकेशन होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के स्मूथ रनिंग के अंदर। तो हो सकता है उनको अपने उस टेक्नोलॉजी का ऑडिट करने के लिए, तो ये चेक करने के लिए उसके अंदर कोई इंटरनल एरर नहीं है, कोई इनहेरेंट एरर नहीं है, या कोई बग्स या और कोई किसी तरह की क्रिटिकल एरर उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उस चीज़ को इंश्योर करने का काम आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करता है। उसके बाद अगला हो सकता है या और कोई ऑडिट जो किसी और लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर प्रिस्क्राइब करेगा आपको बिजनेस को, तो आपको वहाँ पर अदर ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट की। हो सकता है एक पर्टिकुलर बिजनेस से आपने ऑडिट करा लिया, उसे लगता है कि अब सब कुछ ओके है, अब उसके बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का कोई लूप होल नहीं है, कोई भी ऐसा लूप होल उसके बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे उसके एसेट्स का मिस एप्रोप्रिएशन किया जा सकता हो या उसको किसी तरह का फ्रॉड या लॉस का सामना करना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लिमिटेशन हो सकते हैं ऑडिट के अंदर जो एक बिजनेसमैन को फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला था बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस। मोस्टली आज के टाइम पे जब भी ऑडिट होते हैं वो बेसिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हो रहा है, तो वो आपके बुक्स अकाउंट्स का एक्सेस कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि आपके बुक्स अकाउंट के अंदर कोई चीज़ रिकॉर्डेड ना हो या कोई चीज़ ओमिटेड हो, तो इन दैट सिचुएशंस वो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन या फिर वो ओमिटेड ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस केस में ये पूरी तरह से अश्योरिटी नहीं होती ऑडिट कराने के बावजूद भी कि आपके बिजनेस में हर चीज़ की सब कुछ सही तरह से अकाउंटिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। उसके बाद अगला जो मैं ड्रॉबैक देख के बता सकता हूँ ऑडिट को लेकर के, वो है मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स। हो सकता है कि आज के टाइम पे बड़े बड़े बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपनी बुक्स को मैनिपुलेट करें। हो सकता है उन्होंने किसी तरह की अपनी इनकम को या रेवेन्यू को घटाया हो या फिर किसी तरह के खर्चों को एक्सेस बुक कर रखा हो, तो उस केस में आपकी बुक्स का भी मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जो बेसिकली डिपेंड करता है ऑडिटर के ऊपर कि ऑडिटर ने कितना इन डेप्थ में उसको ऑडिट कर रखा है, उसने कितने नंबर ऑफ ऑडिट कर रखे हैं। उसके बाद अगला ड्रॉबैक यहाँ पर आता है वो होता है विंडो ड्रेसिंग का।
विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही एक तरह की बुक्स मैनिपुलेशन ही होता है, जो बेसिकली आमतौर पे किसी एक पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी लोन को लेने के लिए हो सकता है हमने बुक्स को मैनिपुलेट करा हो, या फिर हमने अपने शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए हमने अपनी बुक्स के अंदर कुछ अल्टरेशन कर रखा हो, तो हम उसे एक तरह से विंडो ड्रेसिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो यहाँ ड्रॉबैक आता है वो होता है मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शंस का। आमतौर पे बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं जो समटाइम्स आउटस्टैंडिंग होती है, किसी तरह के कुछ प्रोविजन बनाने हैं जिसके रिगार्डिंग हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं पता, तो इन दैट सिचुएशन हम उसका एक प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन क्या बनना है, कितना बनना है, सही बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब वहाँ पर जब मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगाती है तो ये पूरी 100% गारंटी नहीं होती है कि मैनेजमेंट ने जो अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो जजमेंट लगाई है, जो उसने प्रोविजन या और कोई खर्चे बुक कर रही है, वो सही है या नहीं है। उसके बाद अगला होता है कुछ और वेरिएबल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक टाइम एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। हो सकता है कि ऑडिटर जब एक आपके बिजनेस को ऑडिट कर रहा है, उसे कोई पर्टिकुलर एविडेंस चाहिए ये चेक करने के लिए आपकी बिजनेस की असर्शन कितनी सही है या कितनी गलत है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी एक नेचुरल रीजन के चलते वो उस एविडेंस को गैदर नहीं कर सकता। जस्ट लाइक वो चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाली है, या इस चीज़ में बहुत एक्सेस कॉस्ट पड़ सकती है, या फिर हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से किसी तरह की कन्फर्मेशन लेना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड पार्टी उसको रिस्पॉन्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन में हो सकता है कि एक और भी कुछ अदर वेरिएबल्स उससे देखने को मिल सकते हैं जिनके चलते ऑडिटर को एक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला, या और कोई रीज़न जो कि यहाँ कवर्ड नहीं है, तो मैं उन्हें अदर वेरिएबल्स कह सकता हूँ, जिनके चलते हो सकता है आपका ऑडिट 100% ऑथेंटिक एंड करेक्ट ना हुआ, या हो सकता है उसके अंदर कुछ लूप होल छूट गया हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट। अगर मैं अपने बिजनेस को ऑडिट करवाना चाहता हूँ तो बेसिकली ये ऑडिट कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या होता है, और अगर मैं एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि अगर मेरे बिजनेस को ऑडिट हो रहा है तो वो ऑडिटर किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मेरे बिजनेस को ऑडिट करेगा, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला और बेसिक ऑब्जेक्ट आता है प्लान, स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम। सबसे पहले ऑडिटर मेरे बिजनेस को ऑडिट करने से पहले ये इंश्योर करेगा कि मेरा बिजनेस क्या है, और इस बिजनेस को ऑडिट करने के लिए किस तरह के प्लान बनाने पड़ेंगे, क्या प्रोग्राम बनानी पड़ेगी, क्या एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ सकती है। सबसे पहले ऑडिटर ये डिसाइड करेगा। अगले नंबर पर आता है नॉलेज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को ऑडिट करने से पहले उस बिजनेस के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी होता है। उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ऑडिटर को पूरी नॉलेज गैदर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑडिटर किसी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ऑडिट करता है तो उसे जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे कितने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एक पर्टिकुलर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर लगा रखे हैं, या फिर और कौन कौन से नए रूल्स रेगुलेशंस आ रखे हैं जो एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बताए गए हैं, या फिर कौन कौन सी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जो एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को करना जरूरी है, या और किसी पर्टिकुलर सेक्टर का अगर ऑडिट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर कितने लॉ रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हैं। ये चीज़ ऑडिटर को सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी, उसे पता करनी पड़ेगी। इसके बाद ऑडिटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पहले इस बिजनेस का ऑडिट किसने किया है। हो सकता है ऑडिटर को लगता है कि इस बिजनेस का ऑडिट के अंदर कुछ ऐसे लूप होल हो सकती है, इस बिजनेस के बारे में से कोई जानकारी चाहिए जो बेसिकली प्रीवियस ऑडिटर से मिल सकती है, तो उसके बाद एक एप्रोप्रिएट डिस्कशन करता है। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम ये चेक करेंगे कि जो क्लाइंट है उसने हमें जो डेटा प्रोवाइड कर रखा है ऑडिट करने के लिए, उस डेटा का एक्चुअल सोर्स क्या है, क्या जो डेटा है जहाँ से वो आ रहा है क्या वो पूरा कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके उस प्रोसीजर के अंदर कोई लूप होल हो जहाँ से किसी तरह का कोई इंपॉर्टेंट डेटा छूटने के चांसेस हो। उसके बाद हम आते हैं असर्शन के ऊपर। जब हम असर्शन के ऊपर आते हैं तो हम ये चेक करते हैं असर्शंस में ऐसी कौन कौन से असर है जिनको हमें इन डेप्थ में चेक करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर कितने लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन हुए, ये कितना सही एंड गलत है, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या एविडेंस हमने गैदर कर लिए हैं। फिर उसके बाद ऑडिट के अंदर अगले स्टेप्स आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी ऑडिट के लिए ये मैंडेटरी होता है कि जो उसका ऑडिटर है वो उस ऑडिट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे। यहाँ पर ऐसे 230 आता है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। उसमें उसने कहा है कि अगर कोई भी ऑडिटर अगर किसी भी चीज़ का ऑडिट करता है, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता है, तो ये उसके लिए मैंडेटरी है कि उस ऑडिट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन वो मेंटेन करे। और फ्यूचर में अगर इन केस ऑडिटर के ऊपर कोई भी इंक्वायरी आती है, कोई भी एलिगेशन लगता है कि उसने ऑडिट ठीक से नहीं किया, या फिर उसने ऑडिट जो किया उसके अंदर कोई जो उसने
अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करी वो सही या ठीक नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर को अपने उन डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऑडिट बिल्कुल सही कर रखा है, एज पर लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट किया गया है। उसके बाद अगला स्टेप आता है यहाँ पे क्वेरी डिस्कशंस का। इसके अंदर ये होता है कि जब ऑडिटर एक प्रॉपर ऑडिट कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर जो भी मैटर्स वो फाइंड करता है, जो उसे लगता है कि ये मैटर्स एक प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं या इनको बेसिकली हाईलाइट करना चाहिए, ये इश्यूज़ है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के जिनके ऊपर मैनेजमेंट को या ओनर को वर्क करने की ज़रूरत है, तो वो उन क्वेरी को हाईलाइट करता है और वो मैनेजमेंट और जो बिजनेस के ओनर्स है, स्टेक होल्डर्स है, वो उसका से एप्रोप्रिएट डिस्कशन करता है और फिर उस मैटर्स के ऊपर एक एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग की जाती है और उन मैटर्स को डिसाइड किया जाएगा कि अब इनको कैसे डील करना है। हो सकता है आपके ऊपर कोई लॉ या पेनल्टी आ रही हो और वो आपको पेनल्टी पे करनी हो, या हो सकता है आपके पास कोई खर्चे जो आपने एक्सेस क्लेम कर लिया है या फिर डबल क्लेम कर लिया है। तो इस तरह की चीज़ों को आपस में डिस्कस करना बहुत मैंडेटरी होता है एक फाइनेंशियल्स के लिए ट्रू एंड ऑथेंटिक होने के लिए। फिर लास्ट में आता है रिपोर्टिंग। जब भी कोई ऑडिट कंप्लीट होता है तो उस ऑडिट के ऊपर एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है, जो आमतौर पे ऑडिटर बना करके देता है। अगर टैक्स ऑडिट है तो उसकी एक सेपरेट रिपोर्ट बनेगी, अगर वो स्टैट ऑडिट तो उसकी एक अलग रिपोर्ट बन सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है तो उसका अपना एक अलग फॉर्मेट होता है। हर तरह के ऑडिट का, सब दुनिया के सभी ऑडिट का एक अपना अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है और उन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऑडिटर को एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है ऑडिटी को। अब उसके बाद मैं आखिरी टॉपिक पर आता हूँ जिसका नाम है एश्योरेंस। बेसिकली जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है तो बेसिकली उसके ऊपर वो एक अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो बताता है कि इस पर्टिकुलर ऑडिट में इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के उसका क्या ओपिनियन है, क्या वो जो ऑडिट हुआ है क्या वो कितना सही है या फिर उसमें कोई लॉ एंड रेगुलेशन थोड़े से ओवरराइड हो रखा है या फिर पूरा ही ओवरराइड हो रखा है, वो कितना सही कितना ऑथेंटिक है। ये एक तरह की आप रेटिंग कह सकते हैं जो बेसिक ऑडिटर देता है कि एक बिजनेस के लिए उसे क्या लगता है कि ये बिजनेस कितना सही है या इस ऑडिट के अंदर उसने कितनी चीज़ें आइडेंटिफाई कर रखी हैं। तो यहाँ पर वो दो तरह की ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। पहली ओपिनियन होती है रीजनेबल, दूसरी होती है एब्सोल्यूट। बेसिकली एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस 100% सही है, इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, इवन कोई माइनर मिस्टेक भी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट आई कॉल एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बट जब मैं बात करता हूँ रीजनेबल एश्योरेंस की, तो रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि 100 का 100% एकदम सही एंड करेक्ट मिलेगा। हो सकता है उसमें कुछ माइनर मिस्टेक्स हो या हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसे लूप होल हो, कुछ मिस एप्रोप्रिएशन हो या कुछ में कोई एरर हो जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं कर रखी है। बेसिकली क्योंकि जब ऑडिट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे लूप होल हो सकते हैं जिनके चलते जो बेसिकली ऑडिटर हो सकता है ना ढूंढ पाया हो। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे रीज़न उसको ऑडिटर को फेस करने पड़े हो या कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो जिनमें ऑडिटर ने अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लिए ये चीज़ चेक करने के लिए कि जो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसोरेशंस हैं वो कितनी सही है या कितनी गलत है। बट ऑडिटर के 100% स्टेप लेने के बावजूद भी वो उस चीज़ के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एविडेंस गैदर नहीं कर पाया, यह हो सकता है कि एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं गेन कर पाया। तो इन दैट सिचुएशन ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि ये 100% करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर ऑडिटर मोस्टली रीजनेबल एश्योरेंस इशू करता है। रीजनेबल एश्योरेंस आपको ये एश्योरिटी देता है कि ये एक आपका बिजनेस हाईली, एक तरह से मैं कहता हूँ ये एक हाई लेवल एश्योरेंस है, मतलब बहुत हाई लेवल कि मोस्टली ये मान सकते हैं जिसके बिहाफ पे कि हाँ आपका बिजनेस एकदम सही एंड करेक्ट है, बट उसमें कुछ ना कुछ माइनर मिस्टेक्स या फ्यूचर में कुछ छोटी मोटी कंटीजेंसीज या कोई एरर्स आइडेंटिफाई की जा सकती है, बट उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा बिकॉज ऑडिट के अंदर इनहेरेंट वीकनेस हमेशा देखी जाती है। वेल दैट्स इट फॉर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।